मतदाता पुष्टि पर्ची वीवीपैट मशीन का उपयोग किया जा रहा है। असम में शाम 6 बजे तक और पश्चिम बंगाल में शाम 6:30 बजे तक मतदान चलेगा। असम में आज विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 345 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला होना है। इनमें 26 महिला प्रत्याशी हैं। पश्चिम बंगाल में इस चरण में 4 जिलों की 30 सीटों के लिए 19 महिलाओं सहित 171 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। प्रमुख उम्मीदवारों में तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनके पूर्व सहयोगी और भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की मीनाक्षी मुखर्जी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोकराझार में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि असम में निरंतर प्रगति के लिए डबल इंजन की सरकार की आवश्यकता है। राज्य के लोगों को विकास और शांति के लिए एनडीए पर भरोसा है। उन्होंने कांग्रेस पर प्रदेश की जनता के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा के पास बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के लिए शांति, तरक्की और सुरक्षा का मंत्र है। एनडीए सरकार कोच, राजवंशी, मोरान, मोटोक, सूतिया सभी जातियों के हित में कदम उठा रही है। इसके लिए नई डेवलपमेंट काउंसिल बनाने का काम यहाँ तेजी से चल भी रहा है। हमारी कोशिश है कि हर जनजाति को उनकी परंपरा, उसकी भाषा, उसके रोजगार के लिए सुरक्षा भी मिले, सम्मान भी मिले। इस बीच दोनों राज्यों में तीसरे चरण तथा केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में एक चरण में होने वाले चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। तीसरे चरण में असम की 40 सीटों और पश्चिम बंगाल की 31 सीटों के लिए 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में भी 6 अप्रैल को ही मतदान कराया जाएगा। केरल में 140, तमिलनाडु में 234 और पुदुचेरी में 30 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान होगा। तमिलनाडु में कन्याकुमारी और केरल में मलप्पुरम लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए भी साथ ही वोट डाले जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने असम के वरिष्ठ भाजपा नेता और राज्य सरकार में मंत्री हिमंत बिस्व शर्मा को बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के एक नेता को धमकी देने के लिए नोटिस जारी किया है। आयोग ने उनसे इस मामले में कल तक अपना जवाब देने को कहा है। कांग्रेस ने इस मामले में निर्वाचन आयोग से शिकायत की थी। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में 6 अप्रैल को होने वाले चुनाव में 1939 सरकारी कर्मचारी चुनाव ड्यूटी पर लगाए गए हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी सुखबीर सिंह ने कहा कि चुनाव ड्यूटी पर लगाए गए सरकारी कर्मचारियों द्वारा डाक मतपत्र से मतदान की व्यवस्था 29 मार्च को शुरू हुई थी। 30 मार्च तक 1939 कर्मचारी डाक मतपत्र से वोट दे चुके हैं। इनमें 1899 सरकारी कर्मचारी पुदुचेरी क्षेत्र के और 40 कराईकल के हैं। अमेरिका द्वारा विदेशी कामगार वीजा, विशेषकर H-1B वीजा पर प्रतिबंध की अवधि समाप्त कर दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जारी अधिसूचना की वैधता कल खत्म होने के बाद प्रतिबंध समाप्त कर दिए जाने की अनुमति दी। इससे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों को भारी राहत मिली है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले वर्ष जून में अध्यादेश जारी कर H-1B सहित अनेक अस्थायी या गैर अप्रवासी वीजा श्रेणियों में आवेदकों के अमेरिका जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। बाद में इस प्रतिबंध की अवधि 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई थी। देश भर में रसोई गैस सिलेंडरों के दाम में कमी आई है। दिल्ली में रसोई गैस सिलेंडर 10 रुपये सस्ता हुआ है और इसकी कीमत अब 809 रुपये हो गई है। नए दाम आज से लागू हो गए हैं। केंद्र सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल को केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। कार्मिक मंत्रालय ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार के कार्यालयों के अलावा देश भर के सभी औद्योगिक संस्थानों में भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड-19 से 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों का टीकाकरण आज से शुरू हो गया। इस श्रेणी में 1 जनवरी 1977 से पहले पैदा हुए व्यक्ति शामिल हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए गंभीर बीमारी की शर्त को हटा दिया गया है।
45 साल या उससे अधिक उम्र के सभी लोग टीकाकरण की बुकिंग के लिए कोविन पोर्टल के जरिए ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अलावा टीकाकरण केंद्रों पर भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है। इसके लिए 3 बजे के बाद लोगों को अपने पहचान पत्र के साथ नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर जाना होगा। यदि किसी ने कोविन के जरिए टीकाकरण के लिए ऑनलाइन बुकिंग की है तो उसे किसी भी निजी या सार्वजनिक अस्पताल में अलग से बुकिंग कराने की जरूरत नहीं है। यदि कोई अस्पताल टीकाकरण के इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता है तो टोल फ्री नंबर 1075 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। राष्ट्रीय राजधानी में टीकाकरण केंद्रों में आज टीका लेने के लिए लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग टीकाकरण करवा रहे हैं। भूपेंद्र के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। देश में अब तक 6,51,17,000 कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 20,63,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान देश भर में 72,330 नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,22,00,000 से ज्यादा हो गई है। कल संक्रमण से 459 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही मरने वालों की कुल संख्या 1,62,927 हो गई है। इस बीच पिछले 24 घंटे के दौरान 40,000 से अधिक रोगी ठीक हुए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 93.89% हो गई है। रिजर्व बैंक ने अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए ऑनलाइन लेन देन प्रोसेसिंग की नई व्यवस्था लागू करने की समय सीमा 6 महीने बढ़ा दी है। अब वित्तीय संस्थाओं के पास नई व्यवस्था लागू करने के लिए 30 सितंबर तक का समय होगा। सरकार ने आधार संख्या को पैन नंबर के साथ जोड़ने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी है। कोविड महामारी की वजह से लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पैन और आधार को जोड़ने की अंतिम समय सीमा कल खत्म हो रही थी, जिसे अब आगे बढ़ा दिया गया है। सरकार ने लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में किए गए बदलाव को वापस ले लिया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर 2021 के अनुसार यथावत जारी रहेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत सरकार 2020-21 की अंतिम तिमाही में प्रचलित लघु बचत ब्याज दरें यथावत रखेगी। जाने माने फिल्म अभिनेता रजनीकांत को वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज इसकी घोषणा की। इस साल 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड हम घोषित कर रहे हैं। इस बार चयन करने के लिए 5 जूरी मेंबर थे। आशा भोसले, मोहनलाल, विश्वजीत चैटर्जी, शंकर महादेवन और सुभाष घई। ये 5 जूरी की बैठक हुई और बैठक में उन्होंने सर्वसम्मति से अपने महान नायक रजनीकांत को दादा साहब फाल्के अवार्ड देने की सिफारिश की है और उसको हमने स्वीकारा है। रजनीकांत को ये पुरस्कार अगले महीने की 3 तारीख को दिया जाएगा। एक ट्वीट में श्री जावड़ेकर ने उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास का महान कलाकार बताते हुए कहा कि रजनीकांत का एक कलाकार, निर्माता और पटकथा लेखक के रूप में उल्लेखनीय योगदान है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। मौजूदा चैंपियन एशले बार्टी मायामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने बेलारूस की अरियाना सबलेंका को 6-4, 6-7, 6-3 से हराया। सेमीफाइनल में एशले का मुकाबला यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना से होगा। पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में हर्बर्ट हरकेज का सामना स्टेफानोस सित्सिपास से होगा। पुरुष डबल्स में राजीव रैम और जो सेल्सबरी की जोड़ी फाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।